हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता और जुलाई 31, 2021 ये वही तारीख है जिस दिन एक बेगुनाह टैक्सी ड्राइवर को एक लड़की ने उसका कॉलर पकड़कर उसे 22 बार थप्पड़ लगाए और फिर उसे रात भर जेल में भी डाल दिया गया। लेकिन आखिर उसे जेल में क्यों डाला गया? वेल इसीलिए क्योंकि इस लड़की ने उसके खिलाफ FIR लिखवाई थी। बट क्या उस लड़की के पास उस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ कुछ सबूत थे? वेल नो, बट ये इकलौता ऐसा केस नहीं है। ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पर लड़के बेगुनाह होने के बावजूद सजा भुगतते और ऐसा ही कुछ हुआ था हाल ही में 10 मार्च 2021 को जेल से रिहा किए गए विष्णु तिवारी के साथ, जो पिछले 20 साल से जेल में सजा काट रहे थे एक ऐसे झूठे रेप केस के लिए जिसमें कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं था। लेकिन ये भी कुछ नहीं है। 2014 में दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के अनुसार दर्ज हुए रेप केसेस में से 53% रेप केसेस फॉल्स केसेस थे। बट यार, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी सॉलिड प्रूफ के डायरेक्ट जेल भेज देना, क्या हमारा कोर्ट इसकी इजाजत देता है? वेल अनफॉर्चुनेटली यस। जिसका एक और एग्जांपल है अगस्त 2015 का ये केस, जब सरबजीत सिंह नाम के इस बंदे ने अपनी इज्जत, अपनी जॉब और समाज में अपनी आबरू सब गवा दी सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने सड़क के बीचों बीच एक औरत के साथ बहस की, जिसके लिए उसे बिना कुछ पूछे सीधा जेल में फेंक दिया गया। सो वेल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल यही जानेंगे कि हमारे लॉज में ऐसे कौन से लूप होल्स है जिनका फायदा महिलाएं उठा रही है और आखिर फिर संविधान ने ऐसे लॉज बनाए ही क्यों है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी उस लखनऊ कैब ड्राइवर वाली लड़की के केस में क्या चल रहा है, लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बिना किसी प्रूफ्स के एक बंदा आखिर जेल में जा कैसे रहा है और आखिर संविधान ने ऐसे लॉज बनाए ही क्यों है। अब एक्चुअली 2012 के निर्भया केस ने पूरे देश को हिला दिया था। के बाद सांसद पर सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के खिलाफ और ज्यादा कड़े कानून बनाने के लिए काफी दबाव पड़ने लग गया और तब जाके IPC, एविडेंस एक्ट और कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के कानूनों में एकदम से बदलाव लाए गए। एंड बिल्कुल उसी समय IPC की धारा 354 को बदल के उसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक के बारे में हम आज बात करेंगे जो है 354A यानी पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। इस लॉ के हिसाब से अगर कोई भी मर्द किसी भी महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है या फिर उनसे कोई भी तरीके का सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करता है या फिर अगर वो उस महिला को उसके विल के अगेंस्ट पोर्नोग्राफी दिखाता है तो वो शख्स को जेल होगी या फिर उसे फाइन भरनी पड़ेगी। और अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 2014 में दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के अनुसार रेप केसेस के दर्ज किए हुए में से 53% केसेस फॉल्स केसेस थे और इन्हीं फॉल्स केसेस में से एक केस था विष्णु तिवारी का। अब साल 2000 में यूपी की एक औरत, पति और उसके ससुर तीनों ने मिलकर थाने में एक केस दर्ज करवाया। अब उन्होंने लिखाए हुए इस केस के अनुसार विष्णु तिवारी नाम के एक आदमी ने उस 5 मंथ प्रेग्नेंट औरत पर रेप करने की कोशिश की थी और साथ ही उसे काफी मारा पीटा भी गया था। अब तभी FIR दर्ज करवा के उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 2003 में सुनवाई के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा भी दी गई। बट हाल ही में उनके फैमिली की डिमांड्स पे उनके केस को रीओपन किया गया और एक लंबी सुनवाई होने के बाद गेस व्हाट, विष्णु तिवारी बेगुनाह साबित हुए। अरे हमें बहुत महसूस अच्छा हुआ, खुशी हुई कि हम जो मतलब जैसे थे मतलब बेगुनाह थे तो बेगुनाह साबित हुए। क्योंकि फिर से रीओपन करने के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस किया आपको उनकी मेडिकल कंडीशन की रिपोर्ट्स कोर्ट में दाखिल करनी होगी। सर, जब तक लड़की कोर्ट में नहीं आएगी प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सकता कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। कि 20 साल पहले जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब उसके दौरान जब उस विक्टिम महिला के सैंपल्स लिए गए थे तब उसके किसी भी प्राइवेट पार्ट्स में कोई भी तरीके का इंजरी नहीं था और ना ही उसके किसी भी रिपोर्ट्स में स्पर्म या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के ट्रेसेस मिले थे और इसी बात पर उन्हें 20 साल बाद रिहा कर दिया गया। का हमारा केस है अक्टूबर का और 2003 में हमको सजा पड़ी दूसरे महीने में 24 तारीख को। यानी कि विष्णु तिवारी पिछले 20 सालों से बिना कोई क्राइम कमिट किए हुए एवं ही सजा भुगत रहे। अब उन्हें इंसाफ तो मिला लेकिन इन 20 सालों में उनके लिए तो पूरी दुनिया ही बदल गई थी ना उन्हें आज के मॉडर्न जमाने का कोई भी टेक्नोलॉजी आता है, उनको फोन तक नहीं आता है। शासन से तो यही उम्मीद करते हैं कि अब मतलब जो कुछ भी हमारा खोया है वो तो हम पा नहीं सकते, जो हमारे भाई माँ बाप खत्म हो गए, लेकिन अगर प्रशासन ने हमें कुछ सहयोग दिया और इस हाथ मतलब तो हम उनका बड़ा दिल से सहयोग मतलब वो करेंगे। तो परिवार मर चुका है, उनके पास कोई सहारा नहीं है, ना ही उनके पास कोई जॉब है और ना ही उन्हें कोई अच्छी खासी जॉब मिल पाएगी। इसका जिम्मेदार कौन है? एंड क्या ऐसा सिर्फ एक ही लॉ है जिसका फायदा महिलाएं उठा रही है? जवाब है नहीं।
वेल हमारी सांसद ने पास में यूएसए के एक वुमेन प्रोटेक्शन लॉ को अडॉप्ट किया था जो सेक्सुअल, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज को कवर करता था। बट इन सब के अलावा भारत ने एक और एक क्लॉज को ऐड किया है जो है वर्बल अब्यूज का। बट यहाँ पर अब कई लोग इस लॉज के बारे में स्केप्टिकल है क्योंकि वर्बल अब्यूज को ना तो आप मेजर कर सकते हो और ना ही उसे ट्रेस कर सकते हो। एंड दूसरी बात तो ये है कि क्या ये सारे वर्बल अब्यूजेस सिर्फ महिला ही फेस करती है, मर्द नहीं? सो वेल इस बात को जानने के लिए हम बात करते हैं जसलीन कौर के केस। वेल अगस्त 2015 में दिल्ली के तिलक नगर से सरबजीत सिंह को बस से एक लेफ्ट टर्न लेना था, बट जसलीन कौर नाम की एक लड़की ने उसे ये क्रॉस लेने के लिए मना कर दिया। और अब जब सरबजीत ने कौर को कहा कि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लेफ्ट साइड की ड्राइविंग के लिए, तो वो क्यों रुके? मैंने उसको बोला कि मैम मुझे लेफ्ट जाना है, आप अपना जहाँ पे आपको जाना आप चले जाओ, क्योंकि लेफ्ट साइड फ्री था। उस लड़की ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और मेरी बाइक के आगे से नहीं गई, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको बोला कि तुझे जहाँ पे जाना तो अपना चली जा और मुझे जहाँ पे जाना मुझे जाने दे। तब जसलीन को ये बात बुरी लग गई और उन्होंने सरबजीत से बहस करनी शुरू कर दी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैंने उसे बस इतना कहा था क्योंकि मुझे लगने वाली थी, तो मैंने कहा भैया रेड सिग्नल है, आप क्यों क्रॉस कर रहे हो? तो उसी चीज़ से पता नहीं उनको क्या गुस्सा आया कि फिर वो मुझे सुनाने लगे और गलत गलत मुझ पे कमेंट्स करने लगे। अब इसी तू मैं बहस के बीच जसलीन ने सरबजीत का एक फोटो निकाला और उससे कहा इनकी फ़ोटो लेके मैं पुलिस को दूंगी या फिर कुछ तो करूंगी इस बारे में। तो मैंने उसी वक्त उनकी नंबर प्लेट और उनकी फ़ोटो ली, तो इसलिए मैंने फिर उसी जैसे ही वो वहाँ से निकला मैंने उसी वक्त 100 नंबर को फ़ोन करा और फिर PCR आ गई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मेरा स्टेटमेंट ले लिया। फिर इसके कुछ ही टाइम बाद क्या होता है? वेल फेसबुक पे ये पोस्ट वायरल हो जाता है जहाँ पर जसलीन का ये कहना था कि सरबजीत ने से बहस की और उन्हें ऑफेंसिव वर्ड्स और एब्यूजिव जेस्चर्स दिखाए थे। एंड ये सब होते हुए वहाँ पर खड़े सभी लोगों में से किसी ने भी एक महिला के लिए आवाज नहीं उठाई और फिर कुछ ही देर के अंदर सरबजीत को धारा 354A और 509 के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं पे जसलीन को सोशल मीडिया सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट और यहाँ तक कि सोनाक्षी सिन्हा जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी सपोर्ट मिल रहा था। तो जैसे ही सरबजीत रिहा हुए, क्या लगता है इन मीडिया ने और लोगों ने उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया होगा? मेरे ऊपर जो एक केस हुआ था, मेरा एक केस ये लगभग 4-4.5 साल चला। जब ऐसा केस होता है ना तो इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि आप ऐसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते। अपनी फैमिली, मेरे मम्मी पापा की हेल्थ खराब होते हुए देखी है मैंने अपने दोस्तों को दूर होते हुए देखा है, मैंने अपनी जॉब खोई है। वेल कई सारे चैनल्स ने खुलेआम मीडिया पर सरबजीत को नेशनल परवर्ट और दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया था। न्याय तंत्र का एक मूल सिद्धांत होता है जब तक कोई भी आरोपी दोषी साबित ना हो तब तक वो बेकसूर होता है। अब मुझे बताओ कि वो चीज यहाँ पर फॉलो क्यों नहीं हो? वेल इसके बाद ये केस 4 सालों तक चलता रहा और यहाँ पर जसलीन कनाडा में अच्छे से पढ़ाई कर रही थी और 14 कोर्ट हियरिंग्स में हाजिरी भी नहीं दे रही थी। वहीं पर सरबजीत सोशली एब्यूज होते रहे और कोर्ट के चक्कर खाते रहे। और उसके 4 सालों बाद जब जसलीन वापस से इंडिया आई तब गेस व्हाट, सरबजीत इनोसेंट पाए गए। अब वापस से सरबजीत को इंसाफ तो मिला, लेकिन इस पूरे चक्कर में सरबजीत ने अपनी जॉब खो दी, अपनी इज्जत खो दी और यहाँ तक कि अपने पिता को भी खोते खोते रह गए। बट फिर जब वो सही साबित हुए तभी जसलीन कौर के साथ क्या हुआ? फिर उनके खिलाफ कोई भी चार्जेस, कोई भी केस नहीं हुआ फॉर फॉल्स एक्यूजेशन। लेकिन यहाँ पर भी इन लूपहोल्स की बात खत्म नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आप डाउरी की बात करो तो इसमें काफी मर्द भी सहते हैं। मेरे ऊपर 498A 125 और डोमेस्टिक वायलेंस का केस है जो कि बिल्कुल झूठा है। निशा शर्मा का एंटी डाउरी केस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली IPC 498A को मिसयूज किया था। वेल इस कहानी की शुरुआत हुई जब मई 2003 में सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर न्यूज छापी गई थी नोएडा की एक लड़की की तो शादी के दिन 12 लाख की डाउरी और कार देने से मना कर दिया और फिर उस लड़के मुनीश दलाल और उसके परिवार पे डाउरी का केस डाला गया। अब रातों रात इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया ने उस लड़की को एक यूथ आइकन और इंडियन औरतों के लिए एक रोल मॉडल करार दिया, जिसके बाद ये केस कोर्ट में लगभग 9 सालों तक चलता रहा। जब इसके बाद उसकी लास्ट सुनवाई हुई, ये पता चलता है कि वो लड़का वापस से बेकसूर, लेकिन बेकसूर होने के बावजूद उस लड़के को और उसके परिवार को 9 सालों के लिए बदनामी झेलनी पड़ी। लड़के को और उसके परिवार को अपने जॉब्स खोने पड़े और उनके साथ जो मेंटल और फाइनेंशियल ट्रॉमा हुआ वो अलग। एंड माइंड यू, ये इकलौता ऐसा लड़का नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार डाउरी के दर्ज होने वाले 5.5 लाख केसेस में से 70% केसेस झूठे ही होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली निशा शर्मा जैसी लड़कियां इन लॉज का गलत फायदा उठाती है। इन लॉज में काफी सारे लूप होल्स हैं, जैसे कि IPC धारा 498A के तहत अगर किसी औरत ने अपने घर वालों पर केस दर्ज किया तो उन सबको पुलिस बिना किसी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के सीधा जेल में डाल देती है और ऐसे केसेस में उन लोगों को बेल तक नहीं मिलती, यानी अक्सर सुनवाई होने तक काफी बार ये लोग जेल में ही होते हैं। बट यार द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड,
जब ऐसे केसेस बार बार कोर्ट और पुलिस के सामने आ रहे हैं, तब भी क्यों पुलिस इन केसेस में बिना किसी इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन के सीधा पुरुष को ही जेल में डाल देती है? आखिर ये कब तक चले? जैसे कि अभी के मोस्ट वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो वो लखनऊ कैब ड्राइवर वाले केस के बारे में बात कर लो। सीसीटीवी के फुटेज में ये साफ साफ दिख रहा है कि लड़की खुद चल के कार के सामने आई थी और उसी ने हंगामा मचाया था, और यहाँ तक कि उस ड्राइवर को कूद कूद के 22 थप्पड़ भी मारे थे। लेकिन फिर लड़की ने पब्लिकली क्या कहा? 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं, हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली। तो क्या तभी पुलिस सिर्फ अपनी आंख बंद करके उसकी बातें ही सुन रही थी? उनके किसी भी चोट या फिर घाव पर उनकी नजर नहीं पड़ी? बट नहीं, एफआईआर दर्ज करते वक्त पुलिस ने बिना किसी इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन के उस ड्राइवर को सीधा जेल में फेंक दिया सेक्शन 151 के तहत। लेकिन एक मिनट, सेक्शन 151 तो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के लिए लगा था, और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि पब्लिक के पीस को कौन डिस्टर्ब कर रहा है। चलो अब अगर हम ये भी कहते हैं कि दोनों झगड़ रहे थे, झगड़ा तो दो लोगों के बीच में होता है ना, अकेले तो ताली बजती नहीं, तो फिर क्यों पब्लिक के पीस को डिस्टर्ब करने के लिए सिर्फ लड़के को जेल में भेजा गया, लड़की को क्यों नहीं? तो इसीलिए अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम या फिर सरकार इसके बारे में क्या कर सकती है? वेल, अब आई एम श्योर ऊर्जा ट्रस्ट, अक्षरा ट्रस्ट, आजाद फाउंडेशन, मैत्री फाउंडेशन, ये सब नाम तो आपने सुने ही होंगे। जब भी किसी महिला को मदद की जरूरत होती है तो फिर वो इन एनजीओ को कांटेक्ट कर सकती है और वो उनकी मदद करेंगे, विच इज वेरी कमेंडेबल। उन औरतों को मदद की जरूरत है और ये एनजीओ उनकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आप मुझे मर्दों के लिए बनाए गए एक भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हो? सो वेल, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, वास्तव फाउंडेशन, ये कुछ ऐसे फाउंडेशन है जो मेन राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं। सो अब यहाँ पर मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनजीओ को फंड करना चाहिए, उन्हें बनाना चाहिए और उन्हें पब्लिकली बहुत ज्यादा पॉपुलराइज और एडवर्टाइज करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जब भी एक महिला सिर्फ ऐसे बोल देती है कि उसके पति ने या उसके घर वालों ने उसे मोलेस्ट किया, उसे एब्यूज किया या उसे इवन वर्बली एब्यूज किया, तो वहाँ पे उसके पति को और उसके पूरे परिवार को सीधा जेल में डाल दिया जाता है बिना कोई बेसिक इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के। इनफैक्ट कई बार तो महिलाएं उस क्राइम इंसिडेंट का सही से डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे पाती, फिर भी सारे एक्यूज लोगों को सीधा गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो क्या यहाँ पर पुलिस को एटलीस्ट एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए कि क्या इस इंसिडेंट का कोई प्रूफ या फिर कोई एविडेंस है भी या नहीं? अब तीसरी गलती हमारी, सरजीत सिंह के जैसे केसेस में बिना ये जाने कि सच्चाई क्या है हमने मीडिया पे उन्हें सीधा दोषी करार दिया, क्योंकि हम भी तो ऐसे केसेस को बिना वैलिडेट किए उन्हें इंस्टा या फिर एफबी पे सीधा वायरल कर देते और इसी की वजह से तो उनकी लाइफ रुइन हो जाती। इसीलिए यहाँ पर बहुत जरूरी ये है कि हम किसी को भी मीडिया ट्रायल का विक्टिम ना बनने दें, क्योंकि भूलो मत, यहाँ हिंदुस्तान में एक विक्टिम औरत का शक्ल तो छोड़ो, उसका नाम तक किसी के सामने नहीं आता। लेकिन सरजीत सिंह, विष्णु तिवारी, मुनीश दलाल, वो लखनऊ वाला कैब ड्राइवर सादत अली, क्या ये सब भी निर्दोष विक्टिम नहीं प्रूव हुए जब उनका ट्रायल हुआ? तो क्यों इनका मीडिया ट्रायल होकर इन्हें बदनाम किया गया? सो वेल, इस पूरे प्रॉब्लम का अगर आपके पास भी कोई सोल्यूशन है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करना, वी वुड लव टू नो। और अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला या फिर मेरी बातों में कुछ भी दम लगा तो इसे जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि सादत अली जैसे बहुत सारे फॉल्सली एक्यूज्ड मेन को हमारी जरूरत है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपको एक बहुत ही तगड़ा सोशल मैसेज दिया तो इसे एक लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे ही और बहुत सारे फन लर्निंग वीडियोस देखते रहना है तो मेरे चैनल गेट सेट प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।